वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम सब लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल से पार्ट 2 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। और हम लोग ध्यान से, जैसा कि मैंने संविधान के बारे में पहले बताया कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें समझ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 11th क्लास की एनसीईआरटी रहेगी। उसमें पॉलिटिकल में पहला जो लेसन है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे, इसकी क्या ज़रूरत है और क्यों संविधान की ज़रूरत है और कैसे ज़रूरत इसकी है, उसको हम लोग पढ़ते हुए और इस वीडियो में सुनते हुए आगे देखते हैं, बढ़ेंगे। एक इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में जैसा कि हम लोग देखेंगे कि यह एक जो पुस्तक है संविधान की कार्यप्रणाली में के बारे में लिखी गई है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा बोरिंग आपको हो सकता है लगे, क्योंकि यह एक थ्योरी वीडियो है, और बस थोड़ा सा आप बने रहिए। अगर आपको इम्पोर्टेंट बिंदु मिलेंगे आपको, और इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, बस बने रहिए। भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। तो संविधान, अगर मैं कहूँ कि एक कानून भी कह सकते हैं, एक बिंदु कह सकते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी देश में जिसमें संविधान होगा, उस संविधान के अकॉर्डिंग उस देश को एक चलने का रास्ता, एक कार्य करने की प्रणाली का क्षेत्र मिलता है कि किस माध्यम से हमें कार्य करना है। तो संविधान भी उसी रूप में काम करेगा कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। तो संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी क्या भूमिका है, यह हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग, या संविधान का क्या संबंध, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि संविधान तालमेल बढ़ाता है। तालमेल कैसा, कि अगर हम लोग कल्पना करें एक बड़े समूह के सदस्य हैं, और यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं, मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग 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 धार्मिक निष्ठाएं हैं, उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, और वे आधारों में भी भिन्न हैं। तो वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, यानी सभी के अलग अलग डिफरेंट है, लेकिन उनमें एक एक चीज होगी कि उसके अकॉर्डिंग सभी को चलना होगा। वही एक संविधान है। इसको और विस्तार से अगर हम लोग देखें कि संविधान का जो कार्य है उसको देखते हैं सबसे पहले। संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी संविधान का एक पहला कार्य यह है कि ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसमें सदस्यों की एक न्यूनतम समन्वय, यानी एक सत्ता एक साथ बने रहे और एक विश्वास बना रहे। इस प्रकार का एक संविधान में एक नियम होना चाहिए, पहला। इसमें अगर हम बात करें दूसरे नियम की बात, जिसमें अगर हम देखें तो निर्णय लेने की शक्ति की विशेषताएं भी होनी चाहिए, कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो, ऐसी ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए, क्या बुनियादी बना देती है, तो इन पर भी चर्चा होगी संविधान में। तो इस पर आगे हम लोग उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान का दूसरा कार्य हमारा क्या होना चाहिए। संविधान का दूसरा कार्य काम हमारा यह स्पष्ट करना है कि समाज में जो निर्णय लेने की शक्ति है यह किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे
निर्मित होगी। यानी संविधान का दूसरा कार्य हमारा यह है कि सरकार कैसे निर्णय ले तथा सरकार कैसे निर्मित होती है, ये भी एक संविधान का ही दूसरा कार्य है। आगे हम लोग इसी में पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम लोग देखेंगे। एक बिंदु नजर डालेंगे इसमें हम कि यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, उनकी कोशिश असफल हो गई। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण में उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही होती है? ऐसा नहीं है। हम लोग अगर भारतीय संविधान के रूप में अगर देखें तो संविधान का तीसरा जो हमारा काम यह है कि यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। यानी तीसरा नियम हमारा संविधान का ये कहता है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानूनों की सीमा जो है वो तय होनी चाहिए, और यह सीमा इस रूप से मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। यानी उसमें एक कंठस्थ हो जाना चाहिए कि चाहे वो सरकार हो या कहीं, उसमें एक निश्चित ही ऐसा होना चाहिए जो उसमें लिखा गया है। आगे देखते हैं हम। चौथा कार्य देखते हैं, यानी 4 नंबर देखेंगे इसका हम संविधान का। तो संविधान का 4 नंबर जो है, संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को भी पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। इस प्रकार से एक संविधान का चौथा नियम ये कहता है कि इस प्रकार का संविधान होना चाहिए। संविधान को समर्थ बनाने वाले जो प्रावधान है उन्हें हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार की ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे समाज के सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। अगर हम एक पॉइंट देखें कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, प्रश्न बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हुई है, सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोगों के जीवन को बदल ना सकें। तो इसमें आगे देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, यानी साउथ अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। यानी जो अनेक उत्तरदायित्व जो सौंपता है वो कहाँ के संविधान में है? दक्षिण अफ्रीका के। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है, और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराए। ये कहाँ से सीख मिलती है हमें? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे देखते हैं कि इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। तो इंडोनेशिया का संविधान भी यह सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। तो ये अगर पूछा जाए कि किस संविधान में ये चीज़ है, तो वो एक इंडोनेशिया के संविधान में इस बात की चर्चा की गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पहुँचे क्या समझे, इस प्रकार से ये संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है, तो इन सभी के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, इसका मतलब यह है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया,
किसने संविधान बनाया और उनके पास ऐसे बनाने की शक्ति कितनी शक्ति थी। यानी इस प्रकार की अगर बात देखी जाए तो जिन्होंने एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संविधान में कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन की लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने को विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। इस प्रकार से आगे हम लोग अगर देखते हैं कि जो संविधान है बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित की गई है। अगर जैसा कि अगर हम देख पाए कि नेपाल के जो संविधान है निर्माण का विवाद। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948, 51, 59 और 62 और 90 में, लेकिन यह सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई और उनकी और अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रहीं। इस प्रकार से स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया और बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन को एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। अब हम बात करते हैं संविधान के मौलिक प्रावधान की अगर बात करें तो कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श रूप की स्थापना नहीं करता है, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है। चलिए आगे हम इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम लोग देखते हुए पढ़ेंगे आगे। अब प्रश्न बनता है भारतीय संविधान कैसे बना। तो आइए देखेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ और संविधान सभा की रचना जो है वो लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सीमित कमेटी कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। अगर हम देखें तो इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट दी गई है। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या एक सीट का अनुपात रखा गया है। अगर ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों में लगभग न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों का 3 प्रमुख समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या में अनुपात में बांट दिया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसी में। आस्था का प्रतीक हम लोग देखते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट होगा। इसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार पूछे जा सके हैं। संविधान सभा के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ऐसी संविधान सभा का ही मांग उठ चुकी थी। इसकी प्रतिध्वनि में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्षीय भाषण में सुनाई देती है कि महात्मा गांधी के कथन को याद करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्वराज का अर्थ जनता के द्वारा
स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्ति इनकी इच्छा। उन्होंने कहा, देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बन चुका है। ये आपको दिख रहा है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, संविधान सभा का स्वरूप कैसा रहा। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई और इनमें 26 नवंबर 1949 को केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से भारत संविधान में अपने हस्ताक्षर किए हुए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। संविधान संस्थागत व्यवस्थाएं जो हैं वो भी एक संविधान के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। संविधान सभा का जो मेन मुखिया माने जाते हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा वाद विवाद खंड 7 पृष्ठ में है। आगे हम लोग देखते हैं, विभिन्न देशों के जो संविधानों के लिए जो लिए गए प्रावधान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम लोग देखें, जैसे पूछा जाए कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, तो ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। सरकार का संसदीय स्वरूप जो है वो भी एक ब्रिटिश संसद से लिया गया। कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण, इस प्रकार से इतने बिंदुओं पर जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से जैसे कि मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड से अगर देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। और कनाडा का संविधान जो है एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। इस प्रकार से ये जो है अन्य संविधान से लिए गए हैं, जैसे कनाडा का संविधान जो है इम्पोर्टेंट है और आयरलैंड का भी इम्पोर्टेंट। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप जो है वो कहाँ से, कनाडा से लिया गया। इसके बाद निष्कर्ष अगर हम देखें इस संविधान में तो हमारा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है कि यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है और शासन की विभिन्न शाखा शक्तियों अलग अलग क्षेत्रों को निगरानी, ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये कुछ साझे मूल्यों की व्यवस्थित करता है। खा नंबर, इस प्रकार से हमने सिद्धांत संविधान के मानव सिद्धांत और व्यवहार के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन, आगे देखते हैं हम हमारे पास कौन सा आता है। नेक्स्ट लेसन है भारतीय संविधान में अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। भारतीय संविधान में अधिकार क्या है। अधिकारों का महत्व देखें तो 1982 में एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली थी और इनके अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करवाया था, और जिसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की थी।
इस प्रकार से आगे अगर हम देखें, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है, जैसे कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र में मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करना उन्हें सुनिश्चित करने पर भी सभी की राय थी। कब? 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने घोषणा पत्र की मांग की थी। आगे देखेंगे इसमें कि ये संविधान उन अधिकारों का सूचीबद्ध किया गया जिन्होंने सुरक्षा देनी थी और मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिका से लिए गए अत्यंत महत्वपूर्ण, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं भी इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है दिसंबर 1946 में लागू हुआ था और तभी इसे बनाया गया और लागू किया गया। रंगभेद वाली सरकार को हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला थी। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ जो प्रमुख अधिकार हैं वो जैसे कि गर्मा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्य प्रति पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी और सामाजिक बाल अधिकार, बुनियादी शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक धार्मिक और समुदाय और सूचना का अधिकार। इस प्रकार से ये जो है वो कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में ये सभी अधिकार मौजूद हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य का निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यह उन पर अनुचित प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। चलिए अब मौलिक अधिकार पढ़े, अब हम पढ़ते हैं समता का अधिकार। निम्न दो स्थितियों में विचार करें कि ये काल्पनिक स्थितियां ऐसे में होती हैं और अभी आगे भी हो सकती हैं। यदि आपको इनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है तो सुदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसकी दोस्त के गांव की होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार सुदेश को जनता पर उसके वित्त के लिए उसने उसका नाम पूछा। समता का अधिकार हमारा क्या कहता है कि समता का अधिकार कहता है कि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, कानून का समान संरक्षण, धर्म, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होना चाहिए और रोजगार में अवसर की समानता होना चाहिए, पदवियों का अंत या छुआछूत की समाप्ति। इस प्रकार से ये होना चाहिए। आगे देखते हैं दूसरा अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अधिकार हमने कौन सा पढ़ा? समता का अधिकार। दूसरा हमारा अधिकार कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन में और खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार के लिए बोला गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार देखें तो बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों के बच्चों से मजदूरी कराए करने पर रोक। नेक्स्ट आता है संविधान उपचारों का अधिकार, अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। एक और आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत आधार। जैसा कि हमने अधिकार की बात की तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से हमारे कितने अधिकार हुए? 6 अधिकार हमारे पास मौजूद हैं। आगे हम लोग अब पढ़ते हैं
अनुच्छेद 16(4) में इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों और पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अधिकार आता है निवारक या नजरबंदी, आरोपी अभियुक्त का अधिकार जिसका। अब आता है नेक्स्ट शोषण की विरुद्ध अधिकार। अपने देश के करोड़ों लोग दलित, शोषित और उनका शोषण हो सकता है। ऐसे में शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के शोषण के लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता है। इन पर दोनों प्रकार से शोषण संविधान प्रतिबंध लगाता है। यानी ये हमारा शोषण के प्रति अधिकार की बात हुई। इसी प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शैक्षिक का भी अधिकार है। अब बात करते हैं संविधान उपचारों का भी अधिकार है। अब बात करते हैं कि संविधान औपचारिकों का अधिकार या साधन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संविधान औपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को जो है संविधान का हृदय बोला। कैसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान का हृदय किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और आत्मा की संज्ञा भी दी हुई है। चलिए आगे हम लोग इसी में पढ़ते हैं मानवाधिकार आयोग, राज्य की निर्देशक तत्व। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वो कहाँ से लिए गए? साउथ अफ्रीका से। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अधिकार के बारे में पढ़ा। अब नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, यानी वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया था और अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया था, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन ही था। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के संबंध। नीति निर्देशक तत्व, संपत्ति के अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक था कि मूल संविधान की संपत्ति में अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था। लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण ग्रहण नहीं कर सकती है। इस प्रकार से ये जो है संपत्ति के अधिकारों के बारे में बात की गई। इस प्रकार से हमने अधिकार पढ़े, संविधान में क्या अधिकार है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें। यह इम्पोर्टेंट वीडियो था और आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वीडियो में, वो भी पॉलिटिकल से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।